इस वीडियो लेक्चर में हम आपको अप्लाइड मैथ्स 1 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है इसका सेक्शन सी करवाने जा रहे हैं। सेक्शन सी 50 मार्क्स का होता है। 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी। अगर आपने 3 क्वेश्चन भी कर लिए केवल सेक्शन सी के, तो उसी में पास हो जाते हैं। सेक्शन ए और बी हम ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक आपको सेक्शन सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। और आपको इक्वेशंस दे रखी है, यहां पे देखिए। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, देखिए। जो इक्वेशन 3 इक्वेशन आपको दे रखी है यार, बोला गया है कि क्रेमर रूल से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। मतलब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इसमें दे रखे हैं तीनों इक्वेशन में, इनकी वैल्यू निकालनी है और निकालनी क्रेमर रूल से। क्रेमर रूल से, और तरीके से नहीं, और भी तरीके हैं लेकिन क्रेमर रूल से। अब जो इक्वेशन सबसे पहले देखिए, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उनको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो प्रॉपर तरीका बता रहा हूं मैं कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। गिवन दैट एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है और क्रेमर रूल से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्रेमर रूल के मेथड पता होनी चाहिए। देखिए क्रेमर रूल के मेथड क्या है स्टूडेंट, x y z निकालने का। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं, उसके बाद d1 निकालते हैं, उसके बाद d2 निकालते हैं, उसके बाद d3 निकालते हैं। हाँ? क्योंकि ये 3 वेरिएबल वाला है तो d3 तक जाता है, 2 वेरिएबल वाला होता है तो d2 तक जाता है, तब d3 नहीं निकालते। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू होता है d1 बटे d, y इज इक्वल टू होता है d2 बटे d, और z इज इक्वल टू होता है d3 बटे d। बस कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। ये केवल 2 स्टेप है। सबसे पहले हमें d1 d2 d3 निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ये ध्यान देना है, क्रेमर रूल से। हाँ, तो नाउ 3 इक्वेशन आपने लिख दी, फिर लिखो नाउ d इज इक्वल टू होता है, d मतलब डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। हाँ? d मतलब डिटर्मिनेंट। d इज इक्वल टू होता है एक्स वाई जेड के वेरिएबल का डिटर्मिनेंट। एक्स वाई जेड के वेरिएबल का डिटर्मिनेंट होता है d, ध्यान रखना। अब देखो x इन तीनों ऐसे में, हाँ इन तीन ये ऐसे में है, तो इनके जो वेरिएबल है फर्स्ट कॉलम में आएंगे, y के जो वेरिएबल है सेकंड कॉलम में आएंगे, z के जो वेरिएबल है थर्ड कॉलम में आएंगे। बस ठीक है, ओके। तो x का वेरिएबल यहाँ पे, x के आगे क्या है 2 है तो 2 लिखो जी। x के आगे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 लिखो जी। कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। हाँ, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x का वेरिएबल 1, x का वेरिएबल 1, x का वेरिएबल 2। अब y के वेरिएबल की बात सेकंड कॉलम में आएगा, y के आगे क्या है जी, माइनस है जी। माइनस का मतलब होता है -1, माइनस का मतलब होता है -1, ध्यान रखना, -1। अगर -2 होता तो यहां -2 आता, यहां माइनस है केवल, तो मतलब -1 है। माइनस का मतलब -1, प्लस y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, +1 है मतलब कुछ नहीं, प्लस है मतलब +1, माइनस है तो मतलब -1, ठीक है। माइनस है तो ये -1, ठीक है। z के आगे +3 है तो 3 लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं। अगर प्लस वाला होता तो उसको प्लस नहीं, क्योंकि बिना साइन का मान लेते हैं वो प्लस है, ठीक है। z के आगे प्लस है मतलब +1, z के आगे प्लस है मतलब +1। तो x y z के वेरिएबल का डिटर्मिनेंट ही d होता है, याद रखना इसको, ठीक है। ओके, अब इसको d को सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने डिटेल वीडियो लेक्चर जो हमने बनाए हैं वो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आना चाहिए भैया, आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट। अगर नहीं ये भी पता तो डिटर्मिनेंट में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट, वहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं जी। अब इसको सॉल्व करें, एक डी में बता दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से, फिर d1 d2 d3 हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और
इस एलिमेंट से होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं, जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं जी। देखो, इससे होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा दो और बचा क्या, 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। ओके, फिर प्लस माइनस चलता है इसमें, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को लिखा जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या है, -1 है। माइनस तो प्लस माइनस प्लस तो चलता ही है, और फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे और इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे। इससे होकर जाने वाला रो ये है, हाँ, इस एलिमेंट से होकर रो है, कॉलम ये है, तो जो बचता है वो बचता है 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट प्लस लिखेंगे पहले तो, और फिर थर्ड एलिमेंट लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट 3 है और इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, तो बचेगा 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ठीक है जी, इतना समझ गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या मतलब कि ऐसा है कि भैया इसको हम यहीं पे लिखते हैं, इज इक्वल टू आगे, हाँ, इस इज इक्वल टू यहां भी लिख सकते हैं और चलो इधर ही लिखते हैं। चलो, इज इक्वल टू, अब देखो 2 लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब इस डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन बीच में, और फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आता है, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इनका दोनों को मल्टीप्लाई, -1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 इंटू माइनस, तो ये +1 हो जाता है। ये ध्यान रखना आपको, हाँ, ये प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं आप लोग, ये गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस ऑलरेडी था, हाँ, माइनस ऑलरेडी है और -1 और आ गया तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाता ना ये, तो इसलिए +1 हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, -1 का मल्टीप्लाई 1 से 1। ठीक है जी, +3 है, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, फिर बीच में माइनस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई 1 से +1, तो ये 1 आएगा, माइनस ऑलरेडी था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 1 और 1 2 हुआ अंदर, 2 गुणा 2 4 हो गए, 1 माइनस 1 0 0 इंटू 1 0, तो प्लस का 0 हो गया, और 1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 होता है, और -2 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो -6 होता है, -6। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आगे देखिए 4 - 6 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, -2 है ना, d की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। तो जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब आप अब d1 d2 d3 भी निकालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि d की वैल्यू 0 आ जाती है, और जब d की वैल्यू 0 आ जाती है तब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि अपॉन में d 0 अगर हो गया तो x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अपॉन में जब 0 होता है ना, 2/0 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, तो जब d 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भैया इसमें x y की x y z की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, बस वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब अब d1 d2 d3 निकालना है। ठीक है, अब उसको कैसे निकालें, d1 d2 d3 को देखिए, तो अब हम जब d1 निकालेंगे, हाँ, d1 d के बाद d1 निकालेंगे, d1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए d1 में करना क्या है, इसको कहीं कहीं किसी बुक में dx भी बोला गया है, हम d1 लिखते हैं। d1 का मतलब होता है जो d आपको दे रखा है ना, उसका फर्स्ट कॉलम 1 d1, d का फर्स्ट, d1 मतलब d का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर दो। फर्स्ट कॉलम ये है, इसको रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से। फर्स्ट कॉलम ये 2 1 1 है और राइट हैंड साइड है 9 6 2, तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे 9 6 और 2 लिख दो, और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज रखो, -1 1 -1 3 1 1 इज इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया, d1 का मतलब d का फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से और एज इट इज लिखो। अब इसको सॉल्व करो जी,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कहा ना फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिया जाता है, फिर इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया जाता है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे। ये देखिए छुपा दिया था, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस का साइन, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, और -1 और माइनस +1 हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस के बाद माइनस आता है, फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो ये माइनस जब लेंगे तो -1 और +1 हो जाएगा, और इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे, -1 से होकर जाने वाले 6 1 2 1, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6 होता है, -2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 होता है, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, हाँ, प्लस माइनस प्लस 3 हो गया, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 6 1 2 -1, 6 का -1 से तो -6 होगा, फिर माइनस का साइन बीच में, तो 2 का 1 से तो 2 होगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 1 और 1 2, 2 गुणा 9 18 आ गया, 6 - 2 4, 4 × 1 प्लस का 4 हो गया, ठीक है जी। -6 और -2 को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 का 3 में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -8 का 3 में -24 हो जाएगा जी। इज इक्वल टू 18 और 4 प्लस के हैं, 18 और 4 22, 22 में से -24 कर दो तो क्या बचेगा जी? -2, तो ये भी -2 आ गया भैया, D1 भी -2, D भी -2। हाँ, चलो भाई, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हम इधर करते हैं इसको, हाँ, इधर इसको छोड़ देते हैं, या यूं कहें कि हम इसको मिटा सकते हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे जो है हमें जगह चाहिए, हमें यहां पे जगह चाहिए, ठीक है। अब हम D2 निकालते हैं स्टूडेंट, D2, ठीक है। ये जो D की वैल्यू है ये -2, D1 की वैल्यू -2 यहां पे लिख दी हमने, यहां से फिर हटा दिया है क्योंकि हमें स्पेस चाहिए था। अब D2 चाहिए। D2 क्या होता है? देखिए D2 क्या होता है, D2 होता है स्टूडेंट, जो आपका D है उसमें D2 2 मतलब सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, ठीक है। D2 में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 1 1 2 1 1, और थर्ड कॉलम क्या है? 3 1 1 3 1 1, ठीक है। सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा राइट हैंड साइड से, सेकंड कॉलम की जगह 9 6 2 लिख देंगे, 9 6 2, वही D2 हो गया, ठीक है जी। D में सेकंड को चेंज कर दो तो D2 बन जाता है। अब D2 को सॉल्व करो भैया, इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 आएगा, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे, 6 1 जा 6, 2 1 जाओ 2, फिर माइनस का 9 सेकंड एलिमेंट है ना, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को 1 1 जा 1 -1 1 जा 1, फिर प्लस माइनस प्लस लगता है, फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे, 1 × 2 2 हो गया, और 1 × 6 6 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 6 - 2 4, 4 2 जा 8, 1 - 1 0 0 इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 6 2 में से 6 माइनस करो, -4 हो गया, -4 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, -12, ठीक है। और 4 -12 सॉरी 8 -12 कितना हुआ? -4 हो गया जी, ठीक है। तो D2 भी आ गया। एंड अब निकालो जी D3। D3 होता है, क्या होता है D3? D3 मतलब D में 3 को रिप्लेस कर दो, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो, 1 और सेकंड, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, 9 6 2, 9 6 और 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 1 × 2
टू माइनस 6 इंटू -1 -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, प्लस माइनस का ध्यान रखना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो -4 की जगह +6 आ जाएगा आपका, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हाँ ये गड़बड़ नहीं। अगर ये प्लस माइनस गड़बड़ हो गया, आपका आंसर गलत आ जाएगा। अगर आपका आंसर गलत आ गया तो आपने पूरा प्रोसेस सही भी किया होगा तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि अक्सर हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जब हम कॉपी चेक करते हैं या लोग हमारे साथी लोग चेक करते हैं तो सबसे पहला ध्यान जाता है आंसर पे। आंसर अगर XYZ की वैल्यू सही आ रखी है तो हमें लग जाता है कि आगे इसने सही कर रखा होगा और फिर सीधे मार्क्स दे दिए जाते हैं। आंसर गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर प्रोसेस पे थोड़ा बहुत मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया जी 2 का। अब उसके बाद प्लस के बाद माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट -1 और -1 और माइनस का मल्टीप्लाई +1 हो जाता है जी। इससे ऊपर जाने वाले -1 से ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दिया, 1 6 1 2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 6 6, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर 9 आता है जी ये वाला, हाँ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आता है। उससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 1 इंटू -1 -1 हो गया, और फिर -1 इंटू 1 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू 6 और 2 8, 8 दूना 16, 2 में से 6 के -4 इंटू 1 -4, 1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 होता है, और -2 इंटू 9 करेंगे तो -18 होता है ना। अब देखिए 18 और 4 22, ये पहले 16 प्लस का है और 22 माइनस का हो गया। 16 में से 22 घटा दीजिए तो कितना बचता है भैया, माइनस का 6 बचता है ना, हाँ ठीक से -6। तो D3 ये आ गया, हाँ जी, D1 -2, D -2, D1 भी -2, D2 -4, D3 -4। नाउ अब हम क्या करते हैं, जैसे D1 D2 D3 निकल जाते हैं, फिर x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बताओ 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 बताओ, D बटे D1, नहीं यही तो गलती कर जाते हैं तुम लोग, D नीचे रहना चाहिए, D1 2 3, D1 D2 D3 ऊपर रहते हैं और D नीचे रहता है। D अगर ऊपर रख दिया आपने गड़बड़ हो जाएगा, हाँ? x इज इक्वल टू होता है D1 बटे D हर जगह नीचे रहेगा, y में भी और z में भी, 1 2 3 ऊपर रहेंगे, ओके ऐसे याद रखना। D1 क्या है भैया, D1 है जी आपका -2 अपॉन D है आपका -2, तो ये हो गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू निकालो जी, ये होता है D2 बटे D2 कितना है, D2 -4 है और D कितना है -2 है, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4, x y की वैल्यू 2 आ गई, आहा। अब z इज इक्वल टू होता है भैया D3 बटे D3 कितना है -6 माइनस D -2, माइनस माइनस कट गया, 2 3 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ गई रे, ओके ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब ऐसा है भैया, अगर आपको चेक करना भी है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है, ये है ना इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड, ये है। किसी एक इक्वेशन को ले लो, चाहो तो आप सब में रख सकते हैं, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 2 3 तीनों को सेटिस्फाई करेंगी। तो आप सिंपल चेक करने के लिए किसी एक इक्वेशन को उठा लो, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, हाँ लेफ्ट हैंड, हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आप अपना आंसर सही है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली इक्वेशन 1 की, ये है 2x माइनस वाई प्लस 3z, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, सॉल्व करके 9 आना चाहिए, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। देखिए 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे भैया 1, माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे भैया 2, प्लस 3 जेड की जगह क्या रखेंगे भैया 3, ओके। अच्छा देखो, अब देखो 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस 3 3 9, माइनस 2 प्लस 9 बच गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वेरीफाइड हो गया, इज इक्वल टू 9 आए ना,
तो 9 आ गया, तो मतलब इसका मतलब आपका जो आंसर आया है XYZ बिल्कुल सही आया है। तो ऐसे ही आप इसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्रैमर रूल जो है हर बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है, और कभी कभी ये 6 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का आता है। बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, जोर देके बोल रहा हूं। और इससे मिलते जुलते डिटर्मिनेंट के और मैट्रिक्स के और क्वेश्चन भी कर लेना, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक जो आपके इस सेमेस्टर में है वो आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हैं। इसको क्रैमर रूल को तो करना ही करना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की जो डिटेल लेक्चर मैंने 4 डिटर्मिनेंट के 4 मैट्रिक्स के लेक्चर बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में हैं, वहां जाके आप उनको भी देख लेना, उनसे भी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के क्रैमर रूल सहित मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 20 से 25 मार्क्स तो आते ही आते हैं हमेशा। और जिसने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल कर दिया उसके पास होने की संभावना 99% हो जाती है, अगर ये सही कर दिया तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 पे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में विभक्त कीजिए। किसको? नीचे। हाँ, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए, जिसको आपको आंशिक भिन्न में बदलना है उसको मान लेते हैं लेट 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या मानते हैं? देखिए ये जो इसके अपॉन में, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का मतलब है कि इनको अलग अलग कर दो, अपॉन में इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे करेंगे? एक अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस, फिर एक अपॉन में आएगा एक्स प्लस 1, इनको अलग अलग कर दो, और ऊपर कुछ भी आ सकता है, पता नहीं हमें अभी क्या आएगा। डिनोमिनेटर में ये अलग और ये अलग कर दिए, ना ही पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना होता है। ये कंपोजिट फ्रैक्शन है और इसको ऐसे बना देंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका भी स्टूडेंट डिटेल लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने 4 मेथड बता रखे हैं। पहला मेथड है लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे ये x प्लस 1 एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर फंक्शन है या लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम जहां पे 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। तो एक मेथड है लीनियर, जब नीचे में लीनियर दे रखे हो, जब लीनियर दे रखा हो, ये भी लीनियर हो ये भी लीनियर हो, इसको बोलते हैं लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। अगर लीनियर के पावर होल स्क्वायर वगैरह कुछ दे रखे तो उसको बोलते हैं लीनियर एंड रिपीटिंग, दूसरा मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये तीसरे वाले में आता है, इसीलिए 10 मार्क्स का आया है। हाँ, थोड़ा टफ है। क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग में आ रखा है। हाँ? और अगर इसका होल स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग चौथा हो जाता। ठीक, तो कुल मिला के चौथा छोड़िए, तीसरा 3 मेथड ही आपके पास मैक्सिमम आते हैं। ये तीसरे वाले में है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो पहला ये वाला फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है और ये वाला जो है ये लीनियर है। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अब ऊपर क्या आएगा जी? समस्या यह है कि ऊपर क्या आएगा? ऊपर जो है जब नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर लीनियर होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है ax प्लस बी टाइप का होता है ना। तो a और b कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल होता है। तो ऐसे ही यहां पे हम ax प्लस बी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जब नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लिखना होता है, और जब नीचे लीनियर हो तो उससे कम वाला क्या होता है? कांस्टेंट, ऊपर फिर कांस्टेंट लिखना होता है। तो ax प्लस बी क्वाड्रेटिक था नीचे, तो ऊपर x प्लस बी अपने तरफ से लिख दिया हमने, और यहां पे लीनियर है तो ऊपर हमने c कांस्टेंट लिख दिया। a भी यहां आ चुका था तो c यहां लिख दिया। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसको इक्वेशन 1 मान लो जी। अब इस इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व करके ए बी सी, क्योंकि ए बी सी हमने अपनी तरफ से मान रखे हैं, कांस्टेंट है, ए बी सी की वैल्यू निकालो और चुपचाप यहां रख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया? देखिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं, देखिए एम्प्लाइज, इसको इक्वेशन 1 को आगे बढ़ा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रखो, पहले 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका
एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ऊपर है आपका ax प्लस बी तो ऑलरेडी है, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, c है, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। और अपॉन में हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो पता ही होगा आपको। अब देखो दोनों साइड सेम है तो कट जाएगा, हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और x प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इस इक्वेशन 2 को किसी तरीके से सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से आप इसमें x की जगह पे कभी 0 रखो, कभी -1 रखो, कभी 1 रखो, ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि ये कैलकुलेशन छोटी हो जाए, बड़ी वैल्यू नहीं रखनी, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, आपकी मर्जी, x की जगह 2 3 4 5 या -1 -2 0 कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई भी रियल नंबर रखना है, ओके। तो अपनी तरफ से कुछ भी पुट करते जाओ एक एक करके, तो ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। और कैसे करेंगे देखिए, एक तरीका यह है कि जैसे x प्लस 1 है, इसमें अगर x की जगह -1 रख दिया जाए इस इक्वेशन में, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, हाँ? क्योंकि x की जगह -1 रखेंगे, प्लस 1 0 और 0 इंटू दिस 0, तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की जगह -1 रख के देखें, हाँ? पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह -1 रखने पर, x की जगह पे यहां पे -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 कितना होता है, -2 होता है ना, -2 और प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पे x की जगह पे कुछ भी रखिए आप, ये -1 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -a इंटू -1 -a प्लस b इंटू, यहां पे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा जी यहां पे, प्लस c, x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 1 2 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया भैया, हाँ? ये तो पूरा 0 हो गया। एम्प्लाइज, अब देखियो -2 और प्लस 3, प्लस का 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2c, और यहां से c इज इक्वल टू 1/2, c की वैल्यू आ गई। अब हमें a और b की और चाहिए, और यहां रख देंगे क्वेश्चन, उन्हें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी की कैसे निकालेंगे भैया, देखो अब ऐसा करते हैं कि x की जगह 0 रख दो एक बार, जैसे x की जगह -1 रखा तो c निकल गया, एक बार x की जगह पे 0 रख के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, देखते हैं, सब सारी चीजें रख के देखते हैं, x की जगह 0 रख के देखते हैं, x की जगह पे 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 रख के देखिए। अब x की जगह पर अगर आप इक्वेशन 2 में 0 रखते हैं तो ये 0 2 इंटू 0 0 प्लस 3 मतलब 3 बचेगा, इज इक्वल टू, x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो हो गया भैया 0, b बचा इस ब्रैकेट में केवल b, और इधर क्या बचेगा, x की जगह 0 रखेंगे तो 1 बचेगा जी, हाँ 1 बचेगा ना, हाँ, प्लस c, x की जगह 0 रखेंगे तो 1 बचेगा जी 1, ठीक है जी। अब यहां पे देखो सॉल्व करो इसको, ये हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 3, b प्लस सी इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज, अब आप सॉरी 3 है, हाँ, इज इक्वल टू 3 है भैया, हाँ, b प्लस सी इक्वल टू 3, हाँ। अब c की अभी वैल्यू निकल चुकी है 1/2, तो c की जगह 1/2 रख दो, क्या दिक्कत आ रही है, तो b इज इक्वल सॉरी b प्लस सी की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 3 6 में से 1 गए, 5/2 बच गया जी, b की वैल्यू भी आ गई जी 5/2, ठीक है जी, b की वैल्यू भी आ गई 5/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है जी c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, क्या रखे, कुछ भी रख दो, 1 रख दो इस बार, क्योंकि -1 सबसे इजी है, -1 1 और 0 सबसे इजी कैलकुलेशन इससे होती है, -1 तो रख चुके हैं, 0 भी रख चुके, एक बार 1 रख दीजिए,
एक बार क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो 1 से भी हो जाएगा। एंड पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह 1 रखिए तो 2 इंटू 1 2 होता है और 2 और 3 5 हो जाता है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 5। अब x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहां पे a इंटू 1 a होता है, a प्लस b हो जाएगा, और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है जी, प्लस का c है फिर, और फिर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2। ठीक है जी, अच्छा जी, चलिए जी, अब क्या कर रहे हैं भैया? अब देखिए, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यूं कहो कि 2 कॉमन ले लो भैया। हाँ, 2 कॉमन लेंगे, यहां से a प्लस, यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c और इज इक्वल टू 5, ये इधर रख दिया। ठीक है, अब यहां से a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5/2 आ गया जी। अब यहां पे a b और c की वैल्यू रख दो जी, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू प्लस b की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5/2 है जी। 5/2 प्लस का दोनों साइड एक तरफ एक जैसा है, तो यहां पे a प्लस 1/2 बराबर 0 हो गया जी, और यहां से a इज इक्वल टू -1/2 हो गया जी। तो ये a की वैल्यू आ गई -1/2। हाँ, 1/2 -1/2, हाँ ध्यान रखना, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी आ गई। तो भैया अब सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, इससे आगे लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a b c की वैल्यू रखने पर, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं नीचे, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे का हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 ये है ना, तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे रखेंगे -1/2 और x आ जाएगा, फिर प्लस b की जगह पे 5/2 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, फिर प्लस c की जगह पे 1/2 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है जी, अब यही आपका आंसर भी है। इसको चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। इसको इतना और कर सकते हैं कि 1/2 कॉमन लेकर के ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा -x प्लस 5 और अपॉन में 2 कॉमन आकर के ये बाहर आके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस यहां पे भी 1/2 नीचे आ जाएगा x प्लस 1 के साथ। ठीक है जी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 और बाहर भी लेना है तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा, और चेक करना है कि आंसर सही है नहीं, तो एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, अपॉन में दोनों को मल्टीप्लाई, वापस यही आ जाना चाहिए। अगर चेक भी करना है तो चेक भी करना है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेल लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से आपको मिलेगी, उसमें आप और भी क्वेश्चन इसके मिलते जुलते कर सकते हैं। क्योंकि भैया ये 6 महीने पहले ये क्वेश्चन आया था, तो जरूरी नहीं कि जो कल परसों आपका एग्जाम आने वाला है उसमें ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसलिए इसके मिलते जुलते अगर 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे आप तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बताइए जी क्या होता है। अभी मैंने ऑफलाइन अपने कॉलेज के बच्चों से पूछा कि भाई देखो, अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो तो आपको साइन 18 डिग्री का मान भी पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हाँ, तो उन्होंने फिर याद कर लिया, क्या था वो, √5 - 1/4 ऐसा कुछ करके था। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, और साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4 आंसर आना चाहिए। ये कैसे पता? क्योंकि हमें इसका आंसर पता है कि साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4 आता है। अगर आपको ये याद है तो जब आप सॉल्व करके लास्ट अंत में आओगे तो अगर यही आ गया आपका आंसर तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है। याद नहीं है तो आपको पता नहीं रहेगा कि आंसर सही है या नहीं, है ना। ऐसे ही चलो इसको तो हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से कभी कभी साइन 18 की जगह cos 36 डिग्री का मान भी निकालने के लिए आता है।
तो इसको कैसे करोगे? इसको भी जैसे sin 18 का हम करेंगे वैसे आप इसको करेंगे। sin 18 का हम करके दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। और cos 36 डिग्री का आप खुद करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आया है नहीं। और आंसर आना चाहिए √5 + 1/4। हाँ, ये आना चाहिए भैया। माइनस की जगह प्लस लगा दो, cos 36 डिग्री का मान आ गया। ठीक है जी। हाँ, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के sin 18 डिग्री का मान। ठीक है जी। अब भैया ऐसा है, sin 18 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, sin 60 पूछता है ये। अगर ये बोलता है कि भाई sin 60 डिग्री का मान बताओ, तो हम बोल देते √3/2 होता है। sin 30 डिग्री का पूछता तो हम 1/2 बोल देते। sin 0 का पूछता तो हम 0 बोल देते। sin 45 का पूछता तो 1/√2 बोल देते। sin 90 का पूछता तो 1 बोल देते। लेकिन ये तो भैया 18 डिग्री, इसका तो पता नहीं, कैसे निकालेंगे? तो हम मानते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा समझ लेना और याद कर लेना भैया प्रोसेस। हाँ, देखिए, लेट a इज इक्वल टू 18 डिग्री, जिसका मान ज्ञात करना है उसको a मान लो। 18 डिग्री का मान ज्ञात करना ना, उसको a मान लिया हमने। ठीक है। अब 18 डिग्री का मान तो हमें पता नहीं है भैया। ठीक है, हमें 90 डिग्री का तो पता है। तो 18 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 0 तक, जिसका मान पता है उसके उसके पास आसपास जो चले जाए। 18 पंजे 90 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 90 का मान हमें पता है। ठीक है, तो 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे तो 5a इज इक्वल टू 5 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा जी। ठीक है जी। एम्प्लाइज, आगे बढ़ते हैं, 5a को 2a + 3a करेंगे। याद रखना इसको, 5a को ब्रेक करेंगे 2a + 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों करेंगे? क्योंकि sin 2a और sin 3a दोनों के फॉर्मूले हमें याद होते हैं। क्योंकि ये sin 2a और sin 3a की कंडीशन बनेगी ना आगे, तो sin 2a sin 3a के फॉर्मूले हमें पता होते हैं। फिर हमें लास्ट में sin a पे जाना है, क्योंकि sin a का मान निकालना। जब हमने 18 डिग्री को a मान लिया, तो sin 18 डिग्री मतलब sin a की वैल्यू निकालनी है आपको। sin a की वैल्यू निकालनी है, sin a मतलब sin 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको हमने 5a को 2a 3a में इसलिए ब्रेक किया, क्योंकि sin 2a sin 3a का फॉर्मूला हमें पता है आगे। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लाइज, अब 2a को रखो इधर ही और 3a को उधर ले जाओ, 90 - 3a हो जाएगा। 3a ही उधर ले जाना, 2a भी ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। आपको याद रखा, जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला उधर ले जाओ राइट साइड में। हाँ, ओके। अब 2a इज इक्वल टू 90 - 3a हो गया। बोथ साइड साइन लेने पर, साइन ले लो बोथ साइड, साइन 2a हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी साइन 90 - 3a हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लाइज, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा क्या होता है जी? ये आपको पता होना चाहिए। देखो, आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 90 पे चेंज या नो चेंज? हमने पढ़ा रखा डिटेल लेक्चर। हाँ, साइन 90 - थीटा होता है 90 पे चेंज, तो ये हो जाएगा cos थीटा। साइन 90 - थीटा cos थीटा, और 90 - थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू cos 3a। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इससे आगे स्टूडेंट देखिए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, मतलब sin 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है 2 sin a इंटू cos a। ओके, और इज इक्वल टू, अब cos 3a का भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, cos 3a और sin 3a का। cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो cos 3a की जगह ये रख दीजिए, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे कि cos a यहां भी है, कॉमन आ जाएगा बाहर। हाँ, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर a, स्क्वायर बचेगा यहाँ, क्यों वो एक बाहर आ गया ना, और -3 बचे। cos a बाहर जो आएगा वो इधर वाले cos a से कट जाएगा। ठीक है, या यूं कहें, चलो कर देते हैं, तो काट देते हैं सीधे डायरेक्ट। हाँ, तो ये इस cos, जो cos यहां से कॉमन आएगा वो इस cos a से कट जाएगा, तो इधर लेफ्ट साइड बचेगा 2 sin a इज इक्वल टू, यहां जो cos कॉमन आ गया उससे कट गया, अंदर बचा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को भी साइन में बदल दो, ये तो रहेगा, यह रहेगा 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए की। देखिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट अंदर हो जाएगा ना कॉस के बाहर 4 और माइनस 3। ठीक है, अब इससे और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए इसको यहां मिटा दीजिए, यहां से शुरू करते हैं, शुरू ये वाला इसके आगे अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई, इधर लेफ्ट साइड तो रहेगा भैया 2 साइन ए, 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 1 में 4 हो जाएगा, माइनस इसमें 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। ठीक है, एम्प्लाइज 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा, और माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब इस पूरे सिस्टम को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस का 2 साइन ए यहीं रहने दीजिए, लेफ्ट साइड है, और 1 को भी इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन ए के टर्म्स में। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप की होती है। ठीक है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप की जो इक्वेशन होती है, इसको जब सॉल्व करना होता है तो एक्स इज इक्वल टू होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं उसको, एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, यहां पे x की जगह पे साइन a है, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे +2 है, c की जगह पे -1 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन a निकालेंगे, साइन a बराबर x की जगह पे साइन a है ना, तो x इक्वल टू माइनस बी, मतलब साइन a का कोएफिशिएंट माइनस बी, मतलब माइनस बी की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4a c मतलब -1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए मतलब 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहीं पे करते हैं जरा आगे, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये अलग चीज हो गई इधर वाला पोर्शन, और ये ऐसे, हाँ 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, और यहां पे देखेंगे आप 4 चौको 16, 16 गुणा -1 -16 और माइनस प्लस का 16 हो जाएगा जी, और बटे में आ जाएगा 4 दूना 8, या फिर हाँ चलो 8 ही लिख दो। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू, यहां पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 16 और 4 20 बटे 8। ठीक है जी, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंजे 2 रूट 5, 2 दूना 4 पंजे 20, 2 रूट 5 अपॉन 8। अब ये 2 कॉमन आके नीचे वाले से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, 2 कॉमन आके 8 को काटेगा तो 4 बचेगा नीचे। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट इसमें कि जो साइन ए बराबर तो ये आया है माइनस प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, 18 को मान रखा था हमने, तो 18 रख दो, साइन 18 इज इक्वल, एक की जगह 18 रख दिया, साइन 18 इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान देना यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस भी और माइनस भी है, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस हटा देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस रखने से ये वैल्यू पूरी माइनस नेगेटिव हो जाती है, और साइन 18 की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं ना,
साइन का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है साइन का ग्राफ, ऐसे ऐसे। हाँ, तो यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई। हाँ, तो 0 से पाई के बीच ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो 0 से पाई के बीच साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 0 से पाई तक या 0 से π/2 तक, 0 से पाई तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये 0 से पाई मतलब 180 के बीच पड़ता है, इसलिए पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, प्लस माइनस की जगह केवल प्लस रखेंगे। sin 18 का मान हो जाएगा √5 पहले लिख दो और -1 लिख दो और अपॉन 4 लिख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप करेंगे। और दूसरा मैं आपको होमवर्क के लिए बोल रहा हूं कि आप cos 36 डिग्री का मान निकाल के दिखाइए और कमेंट में बताइए कि क्या यही आया है, √5 + 1/4 आना चाहिए। ठीक है, ये करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना स्टूडेंट इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट टाइम काफी हो चुका है, लगभग 45-47 मिनट का ये वीडियो लेक्चर बन चुका है, तो हमें लग रहा है कि आप कंटिन्यू बोर भी हो जाते होंगे। तो ऐसा करते हैं कि जो ये सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन तो हो गए, अब बच्चे इसके 4 क्वेश्चन, 4 भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। ठीक है, सेक्शन सी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि भैया सेक्शन ए और बी मिला के 50 मार्क्स है और सेक्शन सी अकेला 50 मार्क्स है, तो 2 पार्ट में तो बनता है, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इनसे मिलते जुलते और क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एग्जाम आने वाला है, तैयारी जोरों पे रखिए। पिछले 2-3 साल के और क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कर लीजिए। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा हुआ है, वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप जाइए, अप्लाइड मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको पिछले 2-3-4 साल के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मिल जाएंगे, उनको देखिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वगैरह वगैरह, इनको डिटेल लेक्चर के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करिए वीडियो। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, अभी नहीं दबाया तो दबा दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे कंटेंट से फायदा मिल रहा है, और फिर हम और उत्साहित और अच्छा मैटर तैयार करने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो भैया। हाँ, उसमें कोई फ्री में कोई पैसा नहीं लगता है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।